हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमने पधारो हमारे देश जो अपना अध्याय 7वां था उसको अच्छे से समझ लिया है, उसके अभ्यास कार्य कर लिए। आज हम इस क्लास में इसके भाषा के बाद यानी कि व्याकरण को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने व्याकरण को और उसको अच्छे अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, अपने भाषा की बात का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्द को पहचानना है। तो ठीक है, कुछ वाक्य दे रखे हैं अपन को। मुझे एक सेकंड। हमको कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनमें से हमको जो शब्द भी संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है और विशेषण शब्द है, उन सबको पहचानना है और अलग से लिखना है। ठीक है, तो संज्ञा शब्द मैंने आपको बताया था, सर्वनाम शब्द भी और विशेषण शब्द भी सब मैंने आपको बता रखे हैं। विशेषण शब्द जो किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, जैसे कि वो अच्छा है, तो जैसे दुष्यंत अच्छा है, तो वो दुष्यंत की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है या होशियार है, कमज़ोर है, जो भी है वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो वो कौन से हो गए? विशेषण शब्द। ठीक है, सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन सब का जो नाम बताते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी भाव का नाम, कोई भी स्थान का नाम। ठीक है, ये जो सारे नाम है ना, ये कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द होते हैं। और जो उनके स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे मोहन, मोहन स्कूल गया, स्कूल गया। ठीक है, तो इसमें मोहन क्या हो गया? एक सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, और स्कूल भी एक सर्वनाम शब्द हो गया। सर्वनाम नहीं, सॉरी, संज्ञा शब्द। तो इसमें हम कभी-कभार ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो स्कूल गया, वह स्कूल गया। ठीक है, तो कभी-कभार हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोहन का नाम नहीं लेते। तो ये मोहन जो है वो संज्ञा शब्द है, तो मोहन की जगह पे हमने क्या प्रयुक्त किया है? वह। ठीक है, सही दोनों भी है वैसे भी, हैं? तो हमने क्या इसमें प्रयुक्त किया? वह। तो ये वह क्या हो गया? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो पहला हम उनको वाक्य दे रखा है कि बाजरियो थारो खींचड़ो लागे घणो स्वाद। इसमें वाक्य का सही से हिंदी अर्थ क्या है? कि बाजरियो थारो खींचड़ो लागे घणो स्वाद, यानी कि बाजरा जो होता है, बाजरी का जो खींचड़ा होता है, यानी कि एक उससे डिश बनती है जिसका नाम होता है खींचड़ा। ठीक है, उसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि बाजरी, आपका स्वाद, आपका जो खींचड़ा बनता है उसका स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इस शब्द का सही अर्थ ये है। तो शब्दों का भेद इस प्रकार है कि बाजरियो जो कि एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, जो एक वस्तु या फिर कहे तो अनाज का नाम है। बाजरी एक अनाज का नाम है जो कि संज्ञा शब्द हो गया। थारो जो कि सर्वनाम शब्द है। ठीक है, जिसका क्या अर्थ है? तुम्हारा। थारो का अर्थ है तुम्हारा। ठीक है, खींचड़ो यानी संज्ञा शब्द है, ये एक वस्तु का नाम है, ये एक व्यंजन का नाम है। और इसमें जो गणो आ रखा है, गणो किसका नाम है? गणो यानी बहुत, के ओ घणो हो गयो। मारवाड़ी में गणो का अर्थ है बहुत। ठीक है, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, स्वाद यानी स्वाद। ठीक है, संज्ञा शब्द है, गुण या अनुभूति का नाम है। स्वाद हम कभी कभार कहते हैं, हिंदी में इसको स्वाद कहते हैं, और मारवाड़ी में इसको स्वाद कहते हैं। ठीक है, इसको सब पूरा पढ़ते हैं मारवाड़ी में। अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य, मैं राजस्थान हूँ, सुरीला राजस्थान। तो इसमें मैं क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, स्वयं के लिए प्रयुक्त शब्द है मैं। और राजस्थान क्या हो गया? संज्ञा शब्द, जो कि स्थान का नाम है, और स्थान का नाम संज्ञा शब्द होता है। सुरीला जो कि एक विशेषण शब्द है, जो कि बता रहा है कि वो सुरीला है। ठीक है, जो उसकी विशेषता बता रहा है राजस्थान की।
राजस्थान की विशेषता बताने वाला शब्द, ठीक है, इसलिए ये विशेषण। अब अगला आप देखते हैं, अगला दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द पाठ में ढूंढकर लिखें। अब कुछ शब्द दे रखे हैं, इनके हमको विपरीत अर्थ बताने और जो कि पाठ से ढूंढ के हमके लिखने हैं। कौन-कौन से शब्द लिखे हुए बेसुरा, दुःख, अंदर और रंगहीन। अब इनके विपरीत अर्थ हमें अध्याय में से ढूँढने हैं। विपरीत अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द, ठीक है? सॉरी पर्यायवाची नहीं, विलोम शब्द, ठीक है? जो विपरीत अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। तो बेसुरा का क्या हुआ? सुरीला, ठीक है? ये हमें अध्याय में से ढूँढ के लिखना है, पाठ से नहीं। यहाँ दे रखा है ना कि पाठ में से ढूँढ के लिखें। दुःख का क्या हो गया? सुख, अंदर का बाहर और रंगहीन का रंगीला, ठीक है? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पाठ में से ढूँढकर लिखें। यानी कि ये जो शब्द दे रखे हैं इनके समान अर्थ वाले, यानी कि इनके जो पर्यायवाची शब्द हैं, इनके जैसे ही अर्थ वाले कुछ शब्द पाठ में से ढूँढ के हमें लिखने हैं। जैसे कृषि, स्त्री, सरोवर, अश्व, ठीक है? अश्व यानी घोड़ा होता है। कृषि, कृषि यानी खेती होता है, ठीक है? ये इनके पर्यायवाची शब्द है जो कि हमने अध्याय में से ढूँढ के लिखे हैं। स्त्री यानी महिला या फिर पणिहारी, सरोवर यानी तालाब, अश्व यानी घोड़ा, ठीक है? अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि अपनी पसंद के वाद्य यंत्र का चित्र बनाइए। अपने कोई भी पसंद का वाद्य यंत्र का चित्र बनाना है। तो मैंने बनाया बांसुरी, ठीक है? वाद्य यंत्र पसंदीदा बांसुरी। बांसुरी आपने कई जगह पे देखी होगी, रियल में भी बजाई होगी कभी-कभार, फ़ोन में भी किसी को बजाते हुए देखी होगी। बाकी बांसुरी कौन बजाते थे आपको मालूम ही है, हमारे श्री कृष्ण भगवान, ठीक है? बाकी इस प्रकार से मैंने बांसुरी का जो है वो चित्र बना दिया है, ठीक है? आपका जो भी मनपसंद वाद्य यंत्र है, उसका आप चित्र आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है? अब दूसरा प्रश्न है कि अपने शिक्षक, परिजनों एवं सहपाठियों की मदद से राजस्थान के लोक गीतों में आने वाले पशु-पक्षियों की सूची बनाइए। इसमें दे रखा है कि अपने शिक्षक, परिजनों या फिर सहपाठी, यानी कि अपन को जो भी अध्यापक पढ़ाते हैं, जो भी परिजन, परिजन यानी कि अपने मम्मी-पापा, अपने पेरेंट्स हो गए या फिर अपने जो भी जान-पहचान के रिश्तेदार और अपने सहपाठी, सहपाठी यानी अपने जो कक्षा में साथ पढ़ते हैं, उनकी मदद से राजस्थान के जो लोकगीत हैं, उसमें आने वाले पशु-पक्षियाँ, राजस्थान के लोकगीतों में जो पशु-पक्षी आते हैं, उनकी सूची बनाना है, यानी कि लिस्ट बनानी है, ठीक है? तो पशु कौन-कौन से हैं? ऊँट, घोड़ा चेतक, बैल, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, ठीक है? इस प्रकार से कुछ आते हैं। पक्षी कौन-कौन से आते हैं? पुरजा, ठीक है? मोर, तोता, कोयल, गौरैया, कबूतर और चील, ठीक है? इस प्रकार से मैंने कुछ लिस्ट बनाई है पशु और पक्षी की। इसके अलावा अगर आपको कुछ मालूम है, जो कि हमारे लोकगीतों में आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है कि अपने क्षेत्र के लोकगीतों को कक्षा में सुनाइए। अपने क्षेत्र के जो लोकगीत हैं, उनको हमें कक्षा में सुनाना है। तो हमारे क्षेत्र का तो भाई यही है, केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश, जो कि आप सबने भी सुन रखा है, मैंने भी सुन रखा है, जो कि किसी मेहमान के स्वागत के लिए हमारे यहाँ गाया जाता है। यानी कि बाहर से जो मेहमान आता है हमारे हमारे घर पे या फिर हमारे देश में, हमारे समाज में, तो उसके स्वागत के लिए ये गीत बनाया गया है। केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश, ठीक है? इसको आप सुन भी सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, बहुत ही अच्छा गाना है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अलग-अलग वाद्य यंत्रों एवं नृत्यों की सूची बनाइए। इसमें दिया गया है कि राजस्थान के अलग-अलग वाद्य यंत्र एवं नृत्य, ठीक है? वाद्य यंत्र यानी जो बजाने में काम आते हैं संगीत के समय, ठीक है? जैसे हारमोनियम, ढोलक वगैरह ये वाद्य यंत्र, और नृत्य यानी कि नाच, जैसे घूमर हो गया, गैर, ठीक है? कालबेलिया, इस प्रकार के जो नृत्य है, उनकी हमको लिस्ट बनानी है। तो इस प्रकार से मैंने बनाई है कि राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र ये वाले हैं। पहला है अलगोजा, जो कि 2 बांसुरियों को मिलाकर बनाया गया फूँक वाला यंत्र है।
कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है अलगोजा, जो कि 2 बांसुरियों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसको फूँक मार के बजाया जाता है। दूसरा है शंख, ढोल जैसा गोल वाद्य यंत्र होता है। शंख विशेषकर होली पर बजाया जाता है शंख, ठीक है? ढोल जैसा ही होता है, गोल आकार का। तीसरा है भपंग, रस्सी से खींचकर बजाया जाने वाला एकल वाद्य, ठीक है? एक भपंग होता है जिसे रस्सी से खींचकर बजाया जाता है, ठीक है? चौथा है मोरशंख, लोहे से बना होता है, मुँह से बजाया जाने वाला यंत्र है। कौन-सा है? मोरशंख, जो कि लोहे से बनता है और जो कि मुँह से बजाया जाता है। पाँचवाँ है रावणता, तारों वाला प्राचीन तंत्री वाद्य यंत्र, ठीक है? और छठा है ढोलक, जो कि ताल देने वाला पारंपरिक वाद्य है, ठीक है? अब सातवां है नगाड़ा, जो कि बड़ा गोल वाद्य जो लाठी से बजाया जाता है। और आठवां है मंजीरा, पीतल की 2 थालियों से बना ताल यंत्र, ठीक है? इस प्रकार से ये जो वाद्य यंत्र है वो मैंने आपको बताए, जो कि किस प्रकार से बजाए जाते हैं, ठीक है? ये प्रमुख वाद्य यंत्र के अलावा भी अगर आपको कोई वाद्य यंत्र मालूम है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके। अगला है लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में अपने आते हैं घूमर, गैर, भवई, कालबेलिया, चक्री और तेराजा और अग्नि नृत्य, ठीक है? इसमें कुछ आपने देखे होंगे, सुने होंगे और किए भी होंगे कभी-कभार। ये वाला थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि ये अग्नि पे किया जाता है, जो कि थोड़ा रिस्की भी है। तो इसमें से ये प्रमुख नृत्य है घूमर, जो कि महिलाओं द्वारा गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा है गैर, पुरुषों द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। और तीसरा है भवाई, भवाई जो कि सिर पर मटके रखकर किया जाता है, ठीक है? और उसमें जो संतुलन बनाया जाता है मटकों का। चौथा है कालबेलिया, जो कि साँप पकड़ने वाले समुदाय का आकर्षक नृत्य है। जो समुदाय वो साँप वगैरह पकड़ते हैं ना, उसका एक आकर्षक नृत्य है। पाँचवाँ है चक्री नृत्य, जो तेज़ घूमने वाला लोक नृत्य विशेषकर नागौर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है? पाँचवाँ है तेराजा नृत्य, 12 पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप में किया जाने वाला नृत्य है। तेराजा नृत्य जो कि 12 पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप में किया जाता है। और सातवाँ है अग्नि नृत्य, जो कि जसनासी संप्रदाय का धार्मिक नृत्य है और अंगारों पर किया जाता है। अंगार यानी अग्नि पर, अग्नि के जो खीरे होते हैं उस पर किया जाता है, ठीक है? अग्नि पे जो नृत्य किया जाता है, जो कि जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है? अगला देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं, ठीक है? इसमें वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हैं जैसे एक तारा, रावणता और तंग, भपंग, हारमोनियम, मंजीरा और अलगुजा, ठीक है? आगे है वाद्य यंत्र की श्रेणी, जैसे तत्व वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशिर, घन और अनवद। इनमें से ये श्रेणी अलग-अलग दे रखी है वाद्य यंत्र की। कौन सी श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है, उस प्रकार से हमको छाँट के लिखते हैं, ठीक है? तो पहला है एक तारा जो कि तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। दूसरा है रावणता, जो कि तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और तीसरा है शंख, जो कि अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और भपंग जो है वो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और जो हारमोनियम है वो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और जो मंजीरा है वो घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और जो अलगुजा है वो सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से इनको अलग-अलग श्रेणियाँ दे रखी है, जैसे तत्, सुशिर, घन और अवरुद्ध, ठीक है? अवनद सॉरी। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ये है कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में। कच्ची घोड़ी नृत्य में नर्तक घोड़े की नई पोशाक पहनते हैं। ठीक है? कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है? जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। नर्तक घोड़े के आकार की सुंदर पोशाक पहनते हैं, ठीक है? जिसे कपड़े, शीशों और रंग-बिरंगी सजावट से बनाया जाता है। जो नर्तक होते हैं वो घोड़े के आकार की सुंदर एक पोशाक पहनते हैं, जिसे किससे बनाया जाता है? कपड़ों से बनाया जाता है, शीशे से यानी कि काँच जो होता है उससे बनाया जाता है और उसपे रंग-बिरंगी सजावट की जाती है। नर्तक ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे वे सच में घोड़े पर सवार है, ठीक है? ढोलक, मंजीरा, तुरही की ताल पर यह नृत्य किया जाता है।
यानी कि ढोलक, मंजीरा और तुरई इस प्रकार के वाद्य यंत्र उसके संगीत में बजते हैं। ठीक है, आगे है कि नृत्य में वीरता, हास्य और लोक कथा का मिश्रण होता है। और जो नृत्य है उसमें वीरता का, हास्य का यानी कि हंसने का और लोक कथा का मिश्रण होता है। खासकर डाकुओं और वीरों की कहानियां इसमें दिखाई जाती है, और इनमें ज़्यादातर डाकुओं और जो वीर पुरुष हैं उनकी कहानियां इसमें ज़्यादा दिखाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें नर्तक नकली लड़ाई में भाग लेते हैं, और कच्ची घोड़ी नर्तक में घोड़े की पोशाक पहन के नकली लड़ाई में भाग लेते हैं। ठीक है, और ये तलवारें तथा या लाठियां लेकर युद्ध की मुद्राएं करते हैं, और जिसमें ये नृत्य और भी रोमांचक बन जाता है। इस नृत्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता है, और ये जो नृत्य होता है इसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है। ठीक है, ये वीरता, परंपरा और लोक हास्य को एक साथ प्रस्तुत करता है। ढोलक और मंजीरे की ताल पर वे जब नर्तक नकली लड़ाई करते हैं। ठीक है, ढोलक और मंजीरे की ताल पर जब जो नर्तक होते हैं, जो नाचने वाले होते हैं, वो नकली लड़ाई करते हैं, एक नाटक के तौर पर वो प्रस्तुति देते हैं, जो दर्शक तालियां बजाकर उत्साह व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसका अगला देखते हैं। अगला हमें दे रखा है कि इस नृत्य में राजस्थान के लोकगीतों के साथ ही परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस नृत्य में जो राजस्थान के लोकगीत है उसके साथ ही परंपरागत जो वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, जो संगीत में बजाए जाते हैं, ठीक, उनकी धुनों का भी सही मिश्रण के साथ प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में राजस्थान के लोकगीतों और परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुनों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, इस नृत्य के साथ आमतौर पर ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कौन कौन से? ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा, तुरी तथा शहनाई। इस प्रकार से कुछ वाद्य यंत्र है जो खास तौर पर इन नृत्य में बजाए जाते हैं, जैसे ढोलक हो गया, मंजीरा हो गया, नगाड़ा, तुरही या फिर शहनाई। ठीक है, और नर्तक इन लोक धुनों पर लयबद्ध होकर नाचते हैं, और गीतों में अक्सर वीरता, हास्य और लोक कथाओं के प्रसंग गाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ ये नृत्य हमें देखने को मिलते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में हमें कुछ ये जानने को मिला। और आगे देखते हैं कि इस नृत्य में सांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और जो ये नृत्य है इसमें सांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये एक सांझ वाद्य यंत्र क्या होता है देखते हैं अपन कि कच्ची घोड़ी नृत्य में सांझ को दो गोल पीतल की थालियों से बना घन वाद्य यंत्र है, जिसे आपस में टकराकर बजाया जाता है। दो पीतल की जो थालियां होती है, ठीक है, पीतल धातु होता है, आपने देखा ही होगा, आपके घर में भी पीतल की थाली होगी। तो पीतल की थालियों को आपस में बजाया जाता है, जो कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र बन जाता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सांझ का नाम है सांझ वाद्य यंत्र। यह ताल और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रयोग में होता है। इस नृत्य में ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा और सांझ की संयुक्त ध्वनियां वातावरण को जोश और ऊर्जा से भर देती है। यानी कि इस नृत्य में ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा और सांझ की संयुक्त ध्वनियां वातावरण को जोश और ऊर्जा से भर देती है। अगला देखते हैं कि कठपुतली नृत्य के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, कौन से नृत्य के बारे में? कठपुतली। तो कठपुतली नृत्य में कई हास्य किरदार होते हैं। कठपुतली का जो नृत्य होता है उसमें कई प्रकार के हास्य किरदार होते हैं। जैसे कठपुतली नृत्य राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है, जिसमें लकड़ी, कपड़े और धागों से बनी कठपुतलियां मंच पर नचाई जाती हैं। ठीक है, अगला है कि इसमें कई हास्य और मनोरंजक किरदार होते हैं, जैसे राजा, रानी, जोकर, सिपाही, जादूगर आदि। ठीक है, ये पात्र मजेदार सवाल, चुटकुले और अभिनय के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। यानी कि ये जो भी किरदार है, राजा, रानी, जोकर, सिपाही, जादूगर आदि का, जो कठपुतलियों में उंगलियों से ऐसे डोरों के थ्रू उसे नचाई जाती है। ठीक है, कठपुतलियों को उसका रोल अलग अलग से मिलता है, और वो बड़ी कला के साथ उनका रोल अदा करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मनोरंजक होता है देखने में। और इस नृत्य में नाटकीय शास्त्रीय संगीत का प्रयोग होता है, और ये जो नृत्य होता है इसमें नाटकीय शास्त्रीय संगीत का प्रयोग होता है। जैसे कठपुतली नृत्य में नाटकीय शास्त्रीय संगीत का प्रयोग किस प्रकार से होता है? इसमें लोक वाद्य यंत्र जैसे
ढोलक, सारंगी, मंजीरा और भपंग की धुनें बनाई जाती है और ये धुनें नृत्य के भाव और घटनाओं के अनुसार बदलती है, कभी कभी तेज, कभी धीमी। ठीक है, इस संगीत के साथ कठपुतली कलाकार संवाद बोलते हैं और कथा कथानक सुनते हैं, जिससे ये एक छोटे लोक नाटक का जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, छोटे एक लोक नाटक जैसा प्रतीत होता है और ये बहुत ही मनोरंजक होता है, जो कि आपने कभी देखा है तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, आप कभी देखने जाना, बहुत ही अच्छा होता है देखने में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। कठपुतली नृत्य में कई तरह की कठपुतलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे धागा कठपुतली और छाया कठपुतली, छड़ कठपुतली और दस्ताना कठपुतली। ठीक है, और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? धागा कठपुतली जो होती है वो धागों से नियंत्रित की जाती है। ठीक है, सबसे सामान्य कठपुतली राजस्थान में प्रचलित है ये बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी है छाया कठपुतली। छाया कठपुतली जो है वो चमड़े या कागज से बनी कठपुतली होती है, जिसे पर्दे के पीछे प्रकाश डालकर छाया के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, और छड़ कठपुतली जो होती है वो डंडियों या छड़ों से नियंत्रित की जाती है और बंगाल और उड़ीसा में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और चौथी है दस्ताना कठपुतली, जो कि हाथ में पहनने वाली कठपुतली, जैसे गुड़िया या कठपुतली में अंगुलियों से संचालित की जाती है। जैसे कभी कभार हम ऐसे अंगुलियों से दीवार पर या कभी ऐसे अच्छा चित्र वगैरह बनाने का प्रयास करते हैं ना अंगुलियों से। ठीक है, उस प्रकार से ये कठपुतलियाँ जो है होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि कठपुतली नृत्य में कलाकार अपनी उंगलियों से बंधे 2 या 5 धागों से कठपुतलियों को चलाते हैं। ठीक है, ये धागे अक्सर हाथ और शरीर से जुड़े होते हैं। ठीक, और कलाकार अपनी उंगलियों की हलचल से कठपुतली को नचाता है, जिससे ऐसा लगता है मानो यह सच में बोल और नाच रही हो। और पीछे से छिपा कलाकार संगीत और स्वाद के साथ इसे जीवंत प्रदर्शन का रूप देता है। इस प्रकार से अपना अगला है कि कठपुतली नृत्य में कई तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे परिधान, काष्ठ कला, वस्त्र निर्माण कला और नृत्य सज्जा, संगीत और नृत्य। इस प्रकार से कठपुतली जो नृत्य है उसमें कई तरह की कलाओं का भी प्रदर्शन किया जाता है। मुख्य रूप से जो परिधान कला है वो कठपुतलियों को सुंदर या पारंपरिक वस्त्र पहनाए रखती है और काष्ठ कला जो होती है वो कठपुतली लकड़ी से बारीकी से तराशी जाती है। और जो वस्त्र निर्माण कला है वो रंग बिरंगे कपड़े, घाघरे, पगड़ी और आभूषण हाथ से बनाए जाते हैं। और चौथा जो है वो रूप सज्जा, चेहरे को रूप रंगों से सजाया जाता है ताकि भाव स्पष्ट दिखे उसमें। और पांचवा है संगीत और नृत्य, जो कि लोक धुनों और ताल के साथ नृत्य और अभिनय किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो कठपुतली नृत्य है वो प्ले किया जाता है और दर्शकों को मनोरंजक के रूप में बताया जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो अध्याय है हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।